नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है MHI-09 का यूनिट नंबर 3। और जैसा कि हम पिछले यूनिट्स में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ था और राइज हुआ यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। और इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो है इंडियन नेशनलिज्म के बारे में मेनली। और यहाँ पे 3 अप्रोच होगी: कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट व्यू और मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। और इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कॉलोनियल और नेशनलिस्ट अप्रोच। उसके बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच, क्योंकि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो काफ़ी डिटेल में दे रखी है आपकी बुक में, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। अब देखो, उस जमाने में जो कुछ एक हिस्टोरियंस थे ना, फेमस हिस्टोरियंस जो थे ब्रिटिशर्स के, उनमें नाम था एल्फिंस्टन का, हेनरी एलियट का, जॉन डॉसन का, हंटर का, विंसेंट स्मिथ का। इन सब का ये मानना था कि इंडिया एज अ नेशन ऐसा कुछ भी कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, कोई इंडिया एज अ नेशन चीज नहीं है। ये जो भी नाम है वो ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है। ठीक है, इस पूरे एंटिटी को, इस पूरे एरिया को। और ये एक छोटे छोटे, आप कह सकते हो कंट्रीज की तरह हैं, जिनका कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है ना, एथनिसिटी भी अलग है उनके हिसाब से था। तो ये सब उनका पर्सपेक्टिव है। तो वो ये मानते थे चीज़ों को लेकर के, ठीक है, इंडिया के बारे में। उनका यहाँ तक ये कहना था कि हाँ, ये जो नाम हमने इंडिया दिया है वो एक क्या है, हमने एज अ जोग्राफिकल रीजन को दिया है। ठीक, जैसे यूरोप है, जैसे एशिया दिया हमने, अमेरिका दिया, वैसे इंडिया भी एक जोग्राफिकल एंटिटी है। ऐसा कोई नेशन ना था और ना ही कभी हो सकता है। उनका ये तक बिलीव था कि कभी होगा भी नहीं ऐसा। ठीक, लेकिन बाद में जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्पीड पकड़ता है ना, तो फिर इनको और भी ज़्यादा डिनाई करना पड़ा इन चीज़ों को। ये और भी ज़्यादा लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए करते थे कि इनको, इनकी तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, तो ये और भी ज़्यादा लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए क्या करते थे, इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देते कि नहीं नहीं, ऐसा कोई इनमें यूनिटी नहीं है, ये अलग अलग है। रिलीजन वाइज बांटने की कोशिश की उन्होंने, लैंग्वेज वाइज बांटने की कोशिश की, एथनिक वाइज बांटने की कोशिश की, उन्हें हर कुछ चाल चली। विंस्टन एक उनके बड़े माने हुए थे स्कॉलर, विंस्टन वैलेंटाइन शिरोल, सॉरी, वैलेंटाइन शिरोल। उन्होंने अपनी किताब है इंडियन अनरेस्ट, बहुत ही फेमस किताब है। आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक में भी इन्होंने उनको ये तक उपाधि दे दी थी कि तिलक जो है वो इंडियन अनरेस्ट के जनक हैं। बाद में तिलक ने इन पे केस भी कर दिया था, वो इंग्लैंड भी गए थे इस सिलसिले में। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट में ये तक कह दिया कि इंडिया वाज अ मेयर जोग्राफिकल एक्सप्रेशन। ये इन्हीं का कहना था, है ना, जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया है। इंडिया इनके हिसाब से क्या था, जंबल था, रेसेस का, पीपल का, कास्ट का, क्रीड का, जो कभी भी नेशन में इवॉल्व नहीं हो सकता है। उनका ये मानना था कि इनके बीच में जो रेशियल डिफरेंसेस हैं वो हम यूरोपियन से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला मराठी या बंगाली में इतना ज़्यादा रेशियल डिफरेंस है कि जो कि जर्मन और पोर्तुगीज से भी ज़्यादा है। फिर एक विंस्टन स्मिथ, बहुत ही माने हुए स्कॉलर थे, उनका ये था कहना था कि इंडियंस में तो यूनिटी का ही लैक है, बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है। हिंदू स्टेट्स बिल्कुल आपस में बटे हुए हैं, सब अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, अलग अलग हैं। और इनकी इसी डिसयूनिटी का नतीजा ये था कि जो होड्स आए, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स आए अरब से, तुर्क से, अफगान से, और उन लोगों ने इनको अपना गुलाम तक बना लिया इनकी डिसयूनिटी के कारण। और अगर इनको यूनाइट करके रखना है तो बस एक ही तरीका है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो जो आउटसाइड से इनके ऊपर इम्पोज कर दी जाए। ये उनका मानना था। तो ये पूरा कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव था। वो इस तरीके से मानते थे इंडियन नेशनलिज्म को कि इंडियन नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो नेशन ही नहीं मानते थे तो नेशनलिज्म की तो बात ही क्या हुई, है ना। तो
जब नेशनल मूवमेंट पीक भी पकड़ने लग जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, नेशनल मूवमेंट तो ये है ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि नेशन ही नहीं है तो नेशनल मूवमेंट कहाँ से आ गया। वो अपने आप को बनाए रखे इस चीज़ को। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत कॉलोनियल जो हमने देखा, हम अपने हिस्ट्री में अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, हम जानते हैं कि काफ़ी स्पीड पकड़ता है हमारा नेशनल मूवमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस बात को डिनाई करते रहे हमें, इस चीज़ को रिकॉग्निशन नहीं दिया इन्होंने कभी भी कि ये एक नेशनल मूवमेंट है। फिर नेशनलिस्ट व्यू देखें, देखिए नेशनलिस्ट व्यू जो था वो क्या था, एक तरीके से कॉलोनियलिस्ट व्यू का एक रिस्पॉन्स था, जो ये इस चीज़ को डिनाई करते रहते थे कि नेशन नहीं है, कोई भी इनमें यूनिटी नहीं है, तो ये उसका एक रिस्पॉन्स था, है ना, नेशनलिस्ट का। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने क्या किया, दो दो अप्रोच रखी, ठीक है, दो व्यू था उनके नेशनलिस्ट के बीच भी। एक तो जो इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, और दूसरा ऐसा मानते थे कि नहीं, हमारी जो नेशनलिज्म है वो एंशियंट टाइम से ही है यहाँ पे। तो जब अर्ली फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट होता है तो आप जानते हो कि वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मिडिल क्लास में, है ना, इंडियन सोसाइटी पे। और मिडिल क्लास जो पढ़ती है, आइडिया ऑफ लिबर्टी फ्रीडम वगैरह पढ़ती है, तो फिर वो उस चीज़ को डिमांड भी करती है ना, कि हमें भी लिबर्टी फ्रीडम होनी चाहिए हमारे अपने देश में। तुम कौन होते हो हमारे देश में आके हम पे करने का, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें उनमें पैट्रियोटिक फीलिंग्स धीरे धीरे उभरती है ना, मिडिल एजुकेटेड मिडिल क्लास में। और फिर आप बाद में देखते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, जिससे कि उनको एक एवेन्यू मिलता है अपना एक्सप्रेशन को बाहर निकालने में मदद करती है। बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से इत्तेफाक रखते थे बातों से। और यहाँ तक कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी ये कहते थे कि इंडिया जो है वो एक नेशन नहीं है, वो एक नेशन इन द मेकिंग है। और नेशनल मूवमेंट क्या कर रहा है, सबको यूनाइट कर रहा है, पूरे के पूरे इंडिया को एक यूनाइट कर रहा है, वेरियस रीजन और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में के जो लोग हैं, एक कॉमन ग्रीवियंस के पे, है ना। कॉमन ग्रीवियंस क्या था आपका, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होना और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना, ये एक कॉमन ग्राउंड था। आरसी मजुमदार भी कहते हैं कि इंडिया जैसा कुछ भी नहीं था उस ज़माने में जैसा आज है। उस ज़माने में सिर्फ बंगाली होते थे, हिंदुस्तानी, मराठी, सिख, बस यही होता था 19th सेंचुरी के बिगनिंग तक। हाँ, लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने मूवमेंट्स लॉन्च किए तो फिर एक सेंस ऑफ इंडियन यूनिटी सामने आती है। फिर नेशनलिस्ट का एक धड़ा ये था जो मानता था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो एंशंट टाइम से ही चला आ रहा है। उनमें से एक फेमस थे रा, राधा कुमुद मुखर्जी जी, है ना। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में कि देखो, इंडिया में ज्योग्राफिकल यूनिटी का सेंस पहले भी था और नेशनलिज्म पहले भी थी हमारे देश में। यहाँ तक कि लाल लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में भी बोला है कि फंडामेंटली इंडियंस हैज़ बीन अ नेशन फॉर द लास्ट 2000 ईयर्स। हम पिछले 2000 सालों से एक देश हैं, तो ये नहीं है कि तुम आके बताओ हमें कि हम देश हैं या नहीं। एक हमारे बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे के पी जायसवाल जी, उन्होंने हिंदू पॉलिटी की किताब में मेंशन किया है, वो एकदम साफ साफ बोलते हैं कि इंडिया पोजेस्ड एवरीथिंग विच मॉडर्न ब्रिटेन कुड क्लेम, कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मॉडर्न ब्रिटेन क्लेम कर रहा हो और इंडिया के पास नहीं था। वो बताते हैं कि देखो, अगर तुम बोलते हो बिग एम्पायर के बारे में बात, तो हम देख चुके थे मौर्य समाज, गुप्त गुप्त पीरियड, है ना, सातवाहनास, चोल, चेरास, यहाँ तक कि मुगल पीरियड, है ना, सल्तनत पीरियड, तो बिग एम्पायर हम वैसे ही देख चुके थे। अब ये बिग एम्पायर थे तो रिपब्लिक्स भी थे, हमने देख चुके थे। हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस भी देखा हुआ था, पार्लियामेंट्स तो स्ट्रॉन्ग थी हमने देखा था। मोनार्की, अकबर वगैरह से ज़्यादा मोनार्की या कौन ही था, बहुत बड़े बड़े मोनार्क इंडिया में पैदा हुए हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह, कितने सारे थे। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अबव द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो हमें मिडेवल पीरियड में इवन अशोकन पीरियड से भी हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा लॉ की वैल्यू थी, लॉ कितना ज़्यादा माना जाता था उस ज़माने में भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था ब्रिटेन को पास जो हमारे पास पहले से नहीं था। हाँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी
इन्होंने लाए, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कुछ साइंस में डेवलपमेंट की, मॉडर्न साइंस में इन्होंने, बस इतना ही था। वरना आइडियोलॉजिकली, फिलोसफिकली हम इनसे बहुत आगे थे पहले भी और आज भी। उधर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पोर्ट्रे किया इंडिया को एज अ सिविलाइजेशन, जहाँ की क्या हुआ, जितने भी इन्वेडर थे जैसे ग्रीक, शाक, हुन, तुर्क, पर्शियन, अफगान, ये सब इंडिया में अटैक करने आए तो सही, लेकिन धीरे धीरे ये यहीं मिल के रह गए, इसी कल्चर में मिल गए। अब देखो तो गांधी जी भी इंडिया को विजुअलाइज करते हैं पास्ट के बारे में, है ना। सुभाष चंद्र बोस भी इंडिया के पास्ट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिटी है डिस्पाइट एंडलेस डाइवर्सिटी। कहते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी बहुत है लेकिन हम में यूनिटी भी है। इवन नेहरू भी कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कहते हैं बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है हम, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बट इनविजिबल थ्रेड। अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं कि देखो, नेशनल मूवमेंट होने का फैक्टर सिर्फ ये नहीं था कि हाँ हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर थे। जैसे सबसे पहले तो यही था कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनका अनफ्रेंडली एटीट्यूड था इंडियंस के प्रति, है ना। फिर उनकी पॉलिसी रिएक्शनरी थी, फॉर एग्जांपल लिट्टन की पॉलिसी। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आप देख लो, मॉडर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न लिटरेचर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब भी एक फैक्टर बने, है ना, नेशनल मूवमेंट के लिए। सिर्फ फ्रीडम ही नहीं, सिर्फ फ्रीडम चाहिए यही नहीं था। फिर रेशियल सुपेरियरिटी जो दिखाते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर, और इंडियंस को जलील करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये, और इसी चलते इंडियंस के प्रति उनके, उनमें, उनके प्रति क्या ही कड़वाहट आई मन में। फिर इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसको सामने उजागर किया, है ना। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से पीजेंट्री का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लैंड रेवेन्यू बहुत हाई है, फोर्स्ड कल्टीवेशन हो रहा है इंडिगो का या दूसरे का कैश क्रॉप्स का, किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और इतनी बड़ी मिलिट्री रखी जा रही है, वो भी इंडिया के खिलाफ ही, इंडियंस के खिलाफ ही यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनको वार में यूज़ करते हैं जिससे इंडियन का कोई लेना देना नहीं है, और उसका खर्चा सारा इंडियंस को बेयर करना पड़ता है। तो इस तरीके से इंडियन हिस्टोरियंस ने कॉमन ग्राउंड सामने रखा लोगों के, जो कि क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, रीजनल, ये सबसे ऊपर था, है ना। और एक पैन इंडिया एंटी इंपेरियलिस्ट फ्रंट खड़ा गया। और नेशनल हिस्टोरियंस के हिसाब से नेशनल मूवमेंट क्या था, एक मूवमेंट था ऑल क्लासेस का, हर क्लास का, उसमें कोई छूत अछूत ऐसा कुछ नहीं था, और ना कोई रिलीजन, सबसे ऊपर था, है ना। हम सिर्फ इंडियन थे, एज ए इंडियन देखा गया, और एज ए इंडियन की ही बात की गई, और किसी चीज़ की बात नहीं की गई। हालांकि हम अपनी हिस्ट्री से जानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत रिलीजन वाइज हो गया था, रीजन वाइज भी थोड़ा बहुत रहा, लेकिन ओवरऑल हम बहुत यूनाइटेड थे अंग्रेजों के खिलाफ। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं कि देखो, मासेस खुद से ना कोई इंडिपेंडेंट एक्शन, बड़ा एक्शन लेने के काबिल नहीं थे। उनको किसने मोबिलाइज किया? मिडिल क्लास लीडर्स ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खुद लिखा है 1911 में कि जब भी मिडिल क्लास उभरता है ना, ठीक है, तो वहां पे एनलाइटमेंट आती है, फ्रीडम आता है, प्रोग्रेस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है। किसी भी देश में मिडिल क्लास ही लीड करता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल प्रोग्रेस के मूवमेंट को। अब देखो आप, ये जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो लोग कौन थे? वो भी मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास लोग ग्रुप से ही आए थे, है ना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, सेल्फलेस होकर के आम जनता की आवाज बने, है ना। उन्होंने कोई भी कास्ट, कम्युनिटी, ग्रुप का बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेशनल, सेकुलर और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की। तो ये था फ्रेंड, ये दोनों अप्रोच। होप आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी दबी हुई आए,
क्योंकि देखो मैं वीडियो दिसंबर में बना रहा हूँ और थोड़ा सा मौसम ठंड का है, तो आज थोड़ी ठंड लग गई, गला बैठा हुआ है मेरा, तो रियली सर सॉरी फॉर द सेम। तो आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, और मैं रोज़ देखता हूँ, सब्सक्राइबर भी रोज़ बढ़ रहे हैं और आप लोग वीडियोस भी देखते हो, तो मेहनत करते हैं यार आप लोग, इसको अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।